दो बीघा जमीन। ये फिल्म उस वक्त की कहानी कहती है जब देश को आजाद हुए महज 6 साल गुजरे थे। देश के ग्रामीण इलाकों में जमींदारों का दबदबा था। ये जमींदार कुछ रुपए कर्ज देकर ग्रामीणों की न सिर्फ जमीन हड़प लेते थे, बल्कि उनके जिस्मों से उनकी आत्मा को निकालकर अपना गुलाम बना देते थे। गांव के जमींदार हरनाम सिंह ने तय कर लिया है कि वो अपनी जमीन पर एक मिल का निर्माण करवाएगा। जो उसकी जमीन है, उसी जमीन के ठीक बीच में 2 बीघा जमीन का टुकड़ा शंभू का भी है। शंभू गांव का किसान है, जिसका जीवन जमीन और खेती पर निर्भर है। एक दिन हरनाम सिंह शंभू को अपनी हवेली पर बुलाता है और कहता है कि मैं गांव में एक मिल का निर्माण करवाना चाहता हूं और मुझे तुम्हारी वो 2 बीघा जमीन चाहिए। इसके बदले में मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। इसके बाद शंभू कहता है कि एक किसान के लिए जमीन उसकी माँ होती है और तुम कह रहे हो कि मैं अपनी माँ बेच दूं। मैं ऐसा नहीं करने वाला, बल्कि मैं तुम्हारा सारा कर्जा चुका दूंगा। हरनाम सिंह गुस्से में आकर कहता है कि कल ही उसे उसका सारा कर्जा चाहिए। जब शंभू घर आता है तो सारी बातें अपने पिता गंगू को बताता है। वो कहता है कि कल ही उसे हरनाम सिंह का सारा कर्ज चुकाना होगा, नहीं तो उसकी जमीन नीलाम हो जाएगी। आज तक उसने हरनाम सिंह से कितना कर्ज लिया है, वो इस चीज का हिसाब अपने बेटे कन्हैया से करवाता है। हिसाब में 65 रुपए आते हैं। फिर गंगू कहता है कि आखिर इतने सारे रुपए वो एक दिन में कहां से लेकर आएगा। शंभू घर के सारे बर्तन समेटने लगता है ताकि वो उन्हें बेच के 65 रुपए इकट्ठा कर पाए। इसी बीच उसकी पत्नी पार्वती उसे अपने झुमके देती है और कहती है कि वो इन्हें बेचकर अपना कर्ज चुका सकता है। पत्नी के रूखे मन को समझकर शंभू उससे कहता है कि अगर उसकी जमीन बच जाएगी तो वो उसके लिए दोबारा झुमके बनवा देगा। जब अगले दिन शंभू 65 रुपए लेकर हरनाम सिंह की हवेली पर जाता है तो उस वक्त उसे पता चलता है कि उसका बकाया कर्ज 65 रुपए नहीं, बल्कि 235 रुपए और 8 आने है। फिर शंभू कहता है कि जो उसने हिसाब लगाया था उसमें तो 65 रुपए निकले थे। इसके बाद हरनाम सिंह कहता है कि जब जब तूने मुझसे कर्ज लिया है वो सब मैंने लिखा है और इसके हिसाब से 235 रुपए और 8 आने बनते हैं, जो कि तुझे इसी वक्त देने होंगे। शंभू उससे कुछ दिन की मोहलत मांगता है, लेकिन हरनाम सिंह कहता है कि इस बात की सुनवाई कचहरी में होगी। दरअसल यहाँ पर हरनाम सिंह ने हिसाब में धोखाधड़ी की थी, जबकि असली कर्ज सिर्फ 65 रुपए ही था। ये वो दौर था जब ज्यादातर लोग अशिक्षित ही रह जाते थे और उनके शिक्षा के अभाव का फायदा रसूखदार लोग उठाते थे, जिससे वो अपने मन के मुताबिक अशिक्षित लोगों का दमन करते थे। कचहरी में शंभू ऐसा कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाता जिससे यह साबित हो सके कि उसका बकाया कर्जा 235 रुपए 8 आने नहीं, बल्कि 65 रुपए हैं। फिर कचहरी में फैसला लिया जाता है कि शंभू की माली हालत को देखते हुए उसे 3 महीने की मोहलत दी जाती है। उसे इन 3 महीनों में 235 रुपए और 8 आने चुकाने होंगे, अन्यथा उसकी जायदाद और उसकी जमीन को नीलाम करने का हकदार हरनाम सिंह होगा। सारा गांव शंभू की परिस्थिति से भली भांति परिचित हो चुका है। एक दिन उसका दोस्त उसे बताता है कि मेरा जमाई कलकत्ते में नौकरी करता है, कल ही शहर से वापस आया है। शहर जाकर तो लोग बिल्कुल ही बदल जाते हैं। मेरा जमाई लंबा कोट पहनता है और कमर में बेलट बांधता है और कहता है कि कलकत्ते में तो हवा में रुपए उड़ते हैं, पकड़ो और जेबें भरो। वो शंभू से कहता है कि एक दफे तू भी कलकत्ते जाकर देख, वहां से रुपए कमाकर तो हरनाम सिंह का कर्ज दे सकता है। कलकत्ते जाने और वहां नौकरी करने की बात जब शंभू घर पर करता है तो गंगू परेशान होकर कहता है कि तू अनजान शहर में आखिर नौकरी कैसे ढूंढेगा। फिर शंभू कहता है कि जान पहचान तो वहां जाने से ही बनेगी और फिर आखिर उसे अपनी जमीन को बचाना है तो ये करना ही पड़ेगा।
ये सब बातें कन्हैया सुन रहा था। वो कहता है कि कलकत्ता तो रेलगाड़ी से जाते हैं और आज तक वो कभी रेलगाड़ी में नहीं बैठा। उसे भी कलकत्ता जाना है। जिस पर शंभू उसे डांट कर चुप करवा देता है। उसकी पत्नी उससे कहती है कि वो भी मजदूरी कर लेगी, लेकिन वो शंभू को कलकत्ते भेजने के पक्ष में नहीं है। शंभू कहता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा। उसकी पत्नी की एक शिकायत ये भी है कि शहर जाकर वो उसे भूल जाएगा। जिस पर शंभू कहता है कि वो तो उसकी आत्मा है, भला कोई अपनी आत्मा को भूल सकता है। अगले दिन शंभू कलकत्ते के लिए रवाना हो जाता है। वो ट्रेन में देखता है कि कन्हैया वहीं छुपा हुआ है। वो उसे डांटता है। फिर कन्हैया कहता है कि उसका शहर देखने का बहुत मन था, इसलिए वो छिपते छिपाते आ गया। दोनों बाप बेटा जब कलकत्ता पहुंचते हैं तो शहर की भीड़ भाड़ और चकाचौंध को देखकर हैरान रह जाते हैं। एक दुकान पर जब शंभू काम के लिए पूछता है तो वो दुकान वाला उसे भगा देता है। शहर उसका स्वागत इस तरह से करेगा, उसने ये सोचा नहीं था। काफी देर इधर उधर भटकने के बाद दोनों थक हार के एक जगह पे आकर बैठ जाते हैं। शंभू खाना लेने चला जाता है। इसी बीच कन्हैया देखता है कि पास में बैठा उसी की उम्र का एक लड़का जूते पॉलिश कर रहा है और इससे वो पैसे भी कमा रहा है। कन्हैया उसके पास जाता है और उससे उसका नाम पता पूछता है। वो अपना नाम लालू उस्ताद बताता है और कहता है कि सामने इमारत के नीचे फुटपाथ पर वो सोता है। तभी शंभू कन्हैया को बुलाता है, जो कि खाना लेकर पहुंच चुका था। रात को वो दोनों वहीं पर सो जाते हैं। दिन भर की थकावट के बाद वो दोनों गहरी नींद में थे। इसी बीच शंभू की गठरी चोरी हो जाती है। उसकी जब नींद खुलती है तो वो देखता है कि वहां उसका सामान नहीं है। वो इस सदमे से उभर पाता कि तब तक एक पुलिस वाला उन दोनों को वहां से जाने को कहता है। फिर कन्हैया शंभू को लेकर लालू उस्ताद वाली जगह पर आता है। लालू उस्ताद उन दोनों को वहीं पर सोने को कहता है। अगली सुबह शंभू देखता है कि कन्हैया का पूरा बदन बुखार से तप रहा है। वो कन्हैया को लेकर ठिकाने की तलाश में इधर उधर भटकता है। आखिरकार उसकी बेबसी को देखकर एक महिला उसे अपने मकान पर भाड़े पर एक कमरा देती है। इसी जगह पर एक बुजुर्ग आदमी भी रहता है, जो कि रिक्शा चलाता था। इसी आदमी से शंभू रिक्शा चलाना सीखता है। दूसरी तरफ गांव में पार्वती और गंगू इस बात से परेशान रहते हैं कि न जाने शहर में शंभू और कन्हैया कैसे होंगे। पूरे 20 दिन हो चुके थे और शहर से न कोई चिट्ठी आई थी, न कोई समाचार। दिन भर की मेहनत के बाद जो कुछ भी रुपए शंभू कमाता था वो उन्हें कन्हैया को देकर एक डिब्बे में जमा करवाता था। फिर एक दिन शंभू कन्हैया से एक चिट्ठी लिखवाता है। ये चिट्ठी वो पार्वती के नाम लिखता है, जिसमें लिखा होता है कि शंभू और कन्हैया शहर में बिल्कुल ठीक हैं। शंभू की नौकरी लग गई है और वो कुछ पैसे भेज रहा है। डाकिया जब मनी ऑर्डर लेकर आता है तो गंगू और पार्वती बहुत खुश होते हैं। आखिर इतने दिनों बाद शंभू और कन्हैया की कोई खबर आई थी। गंगू मनी ऑर्डर में आए पैसों को पार्वती को देकर कहता है कि इन्हें संभाल के रख दो। अब कन्हैया भी बूट पॉलिश का काम करने लगा है। अपने बेटे को पैसे कमाता देख शंभू खुश है। शंभू नंगे पैर ही रिक्शा खींचता है। गर्मियों के इस मौसम में तपती सड़क पे नंगे पैर दौड़ना उसे पीड़ा का एहसास कराता है। वो जूते नहीं खरीद सकता क्योंकि उसे अपनी जमीन बचाने के लिए जल्द से जल्द पैसे इकट्ठा करने हैं। एक दिन रिक्शा खींचते हुए शंभू का एक्सीडेंट हो जाता है और डॉक्टर उसे 15 दिन बेड रेस्ट लेने को कहता है। 3 महीने पूरे होने में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए थे और ये 15 दिन के बेड रेस्ट का मतलब था इन दिनों में कोई कमाई ना होना। इसी बीच बूट पॉलिश करने वाले बच्चों को भी उनके ठिकाने से भगा दिया जाता है, जिसमें कन्हैया का बूट पॉलिश वाला बक्सा टूट जाता है। अपने हम उम्र एक जेब कतरे की बातों में आकर कन्हैया और वो लड़का किसी की जेब काटते हैं। जल्दी कन्हैया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। जो जेब उन्होंने काटी थी उसमें कुछ पैसे और एक घड़ी उनके हाथ लगती है। घड़ी की कीमत लगभग
300 रुपए रहती है। कन्हैया उस लड़के से कहता है कि उसे 300 रुपए में से 50 रुपए भी मिल जाएंगे तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी। वो लड़का घड़ी बेचकर 300 रुपए में से 50 रुपए कन्हैया को दे देता है। कन्हैया उस दिन शंभू के लिए दवाइयाँ और फल खरीद के लाता है। जब शंभू को पता चलता है कि कन्हैया ने जेब काट के ये सब किया है तो वो उसे बहुत पीटता है और कहता है कि एक किसान का बेटा होकर तूने चोरी कैसे की। दूसरी तरफ कई दिनों से कोई चिट्ठी न मिलने की वजह से पार्वती कलकत्ते आ पहुंचती है। उसके पास एक कागज में शंभू का पता लिखा था जो कि शंभू ने ही चिट्ठी के द्वारा उसे भेजा था। पार्वती जब एक अनजान आदमी को वो पता दिखाती है तो वो उसे बहला फुसलाकर अपने घर ले आता है। वो उससे उसका सामान और पैसे छीनने की कोशिश करता है। वो वहां से भागती है और इसी प्रक्रिया में वो एक गाड़ी से आकर टकरा जाती है। भीड़ इकट्ठा हो जाती है। शंभू उस भीड़ में देखता है कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो तो उसी की पत्नी है। वो अपनी पत्नी को अस्पताल लेकर आता है। कन्हैया भी अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर घबरा जाता है। डॉक्टर कहता है कि पार्वती का काफी खून बह चुका है, उसे खून की जरूरत है और उसे खून खरीदने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। फिर शंभू सोचता है कि जिस पैसे को उसने खून पसीना बहाकर कमाया था आज उसी पैसे से खून खरीदना पड़ रहा है। उसने और कन्हैया ने जितने पैसे इतने दिनों में कमाए थे वो सारे पैसे पार्वती के इलाज में खर्च हो जाते हैं। दूसरी तरफ गांव में गंगू पागल हो चुका है और शंभू की 2 बीघा जमीन नीलाम हो चुकी है। जब शंभू और उसका परिवार शहर से गांव लौटते हैं तो देखते हैं कि उनकी जमीन पर एक इमारत बनाई जा रही है। वो उस जमीन से कुछ मिट्टी उठाता है ताकि उसके पास उस 2 बीघा जमीन की निशानी रहे। उसे ये सब करते हुए वहां का चौकीदार देख रहा था। वो उसे चोर कहता है। शंभू फिर वो मिट्टी उसी जमीन पर रखकर अपने परिवार के साथ वहां से चला जाता है और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।